हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली कक्षा में अरब भूगोल वेत्ताओं के द्वारा जो भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था उसका अध्ययन हमने किया था। हमने ये देखा था कि अरब भूगोल वेत्ताओं ने मध्यकाल में भूगोल की सभी शाखाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, चाहे वह नक्षत्र विज्ञान हो, चाहे अक्षांश देशांतर ज्ञात करना हो, चाहे भौतिक भूगोल हो, चाहे जलवायु विज्ञान हो, चाहे भूगोल की कोई सी भी शाखा हो। उन सभी शाखाओं के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और किन किन कारणों से अरब काल में भूगोल का विकास हुआ, इनका अध्ययन भी हमने कल किया था। कई महत्वपूर्ण अरब भूगोल वेत्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन भी हमने कल के अध्याय में किया था। आज के अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अरब भूगोल वेत्ताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान कहना तो थोड़ा संकुचित होगा, ज्ञान के विकास में अपना योगदान प्रदान किया है। भूगोल के विकास में योगदान किया, लेकिन ज्ञान की समस्त शाखाओं के विकास में अपना योगदान उनके द्वारा दिया गया है। एक एक करके हम उन सभी विद्वानों पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अल मसूदी, एक प्रमुख अरब भूगोल वेत्ता थे। इनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था और 956 ईस्वी में इनकी इजिप्ट में इनकी मृत्यु हुई। ही ट्रेवल्ड टू पर्शिया, सीरिया, आर्मेनिया, सेंट्रल एशिया, ओमान, इंडिया, सीलोन एंड मेडागास्कर। तो इतनी यात्रा इन्होंने की थी। कल भी हमने देखा था कि वे सभी अरब भूगोल वेत्ताओं ने, लगभग सभी अरब भूगोल वेत्ता यात्री रहे, जो कि एक व्यापारी के रूप में मोहम्मद साहब स्वयं एक व्यापारी थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को चलाया। तो एक व्यापारी के रूप में अथवा एक इतिहासकार या कहे तो भूगोलवेत्ता या एक ज्ञानी के रूप में जब ये लोग किसी शासक के साथ या आक्रमणकारियों के साथ चलते थे तो वहाँ का ज्ञान भी अपने साथ इकट्ठा करता हुआ चलते थे। तो यात्री तो ये रहे ही। तो अल मसूदी के द्वारा पर्शिया, सीरिया, आर्मेनिया, सेंट्रल एशिया, ओमान, इंडिया, सीलोन, मेडागास्कर आदि की यात्राएं की गई। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन टू फील्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस्लामिक लॉ, मीटियोरोलॉजी, हिस्ट्री एंड अरेबिक फोकलोर। उनके द्वारा कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र विज्ञान, इस्लामिक लॉ जो मुस्लिम जो कानून थे उनके बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में और अरब सभ्यता और संस्कृति के बारे में काफ़ी लिखा गया और उसके विकास में योगदान प्रदान किया गया। ही क्लासिफाइड द इनहेबिटेड वर्ल्ड इनटू 7 रीजन्स। उन्होंने उस समय का जो तत्कालीन बसा हुआ भाग था उसे 7 प्रदेशों में बांटा। पर्शियन, चेल्डियंस, ग्रीक्स, इजिप्टियंस, लीबियंस, टर्किश, हिंदूज एंड चाइनीज़। तो इस प्रकार से 7 प्रदेशों में उन्हें बांट दिया। पर्शियन प्रदेश अलग था, चेल्डियंस प्रदेश अलग था, ग्रीक्स जो क्षेत्र था वो अलग था, इजिप्टियंस का प्रदेश अलग था, लीबियंस का प्रदेश अलग था, टर्किश जो प्रदेश था वो अलग था, हिंदूज जो सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था वो अलग था और चाइनीज़ का क्षेत्र अलग था। तो इस प्रकार से 7 प्रदेशों में इन्होंने वसे हुए विश्व को इनहेबिटेड वर्ल्ड इनटू 7 रीजन 7 प्रदेशों में बांटा। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था ये। इसके बाद आता है अल बरूनी। अल बरूनी का जो योगदान है भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद, इनका पूरा नाम था। और इनका जो जन्म था वो ख्वारिज्म में हुआ था, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान का जो गणतंत्र है वहाँ पर जो ख्वारिज्म नामक एक शहर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई, लगभग 27 पुस्तकें इन्होंने लिखी। ही रोट 27 बुक्स ऑन वेरियस फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। 27 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखी गई। कुछ पुस्तकें यहाँ पर दी हुई है। किताब अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अतहर अल बगिया, तारीखुल हिंद, किताब अल
जमाकिर, किताब अल सैयदाना। तो इस प्रकार से 6 मुख्य किताबें थी। इन्होंने लगभग 27 किताबें लिखी। 27 किताबों में से 6 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई। किताब अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, अतहर अल बगिया, तारीकुल हिंद, किताब अल जमाकिर, किताब अल सैयदना। इस प्रकार से पुस्तक के द्वारा लिखी गई, काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। इसके बाद आते हैं अल इदरीसी। ये भी एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे, अरब भूगोलवेत्ता थे। इनका जो पूरा नाम था वो था अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद, इनका पूरा नाम था अल इदरीसी का। इनका जो जन्म था वो 1099 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक लिखी गई वो था अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजर्व टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी उन लोगों के मनोरंजन के लिए जो विश्व का भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। तो चूंकि एक यात्री थे, इन्होंने अपनी यात्राओं के द्वारा जो भौगोलिक ज्ञान एकत्रित किया, उस भौगोलिक ज्ञान को इस पुस्तक में रखा और इस पुस्तक का जो शीर्षक था वो उन्होंने दिया अम्यूजमेंट फॉर हिम, यानी उन लोगों के मनोरंजन के लिए या ज्ञानवर्धन के लिए हु डिजर्व टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, जो विश्व की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। दिस बुक वाज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अरब एक्सप्लोरर्स। यह पुस्तक उन सूचनाओं पर आधारित थी जो अरब खोजकर्ताओं ने या अन्वेषणकर्ताओं ने विभिन्न जानकारियां इकट्ठी करके लिखी थी। उन जानकारियों पर यह पुस्तक आधारित थी। He corrected the courses of many rivers, including those of Danube and Niger. उन्होंने मानचित्रों में कई नदियों की जो जल मार्ग थे उन्हें शुद्ध किया। डेन्यूब और नाइजर, इनका नाम उल्लेखनीय है इन नदियों में। He pointed out that due to intense heat and torrid zone was not habitable. उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो उष्ण कटिबंध वाला हिस्सा है, टोरिड जोन है, वह बसाव के योग्य नहीं है। तो उस समय उन्होंने यह परीक्षण करके यह तथ्य उजागर किया कि अत्यधिक गर्मी के कारण उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वो मानव के निवास के योग्य नहीं है। यानी उसका कारण भी इन्होंने बताया कि क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसी के कारण से वो क्षेत्र मानव के बसाव के योग्य नहीं है। His most important contribution was his world map. His map was based on rough rectangular projection. एक आयताकार प्रक्षेप पर इनका जो मानचित्र था वो आधारित था और इन्होंने जो मानचित्र बनाया, अल इदरीसी का जो मानचित्र था विश्व प्रसिद्ध मानचित्र था, जिसमें उन्होंने लीबिया, यूरोप और जो अरब क्षेत्र का जो क्षेत्र था जो जानकारी में था उस समय तक, उसको इन्होंने प्रदर्शित किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मानचित्र था। जो वहाँ के जो राजा थे रोजर सेकंड, उनके दरबार में ये मानचित्र काफ़ी समय तक भी रहा। तो काफ़ी ये एक महत्वपूर्ण देन थी इनकी, अल इदरीसी की। इन्होंने विश्व का मानचित्र निर्मित किया था। इसके बाद आता है इब्न बतूता द ग्रेट ट्रेवलर। लगभग 1,20,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं की इन्होंने। कल हमने इनके बारे में देखा था। 1,20,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं इब्न बतूता के द्वारा की गई। इनका जो मूल नाम था वो था अब्दुल्लाह मोहम्मद। 1304 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उत्तरी अफ्रीका के एक कस्बे में, टेंजियर नामक एक कस्बे में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था रिहाला नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी। रिहाला विच थ्रोज लाइट ऑन द सोइल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ हिज ऑन टाइम। रिहाला में क्या था, उनके समय का जो मुस्लिम साम्राज्य था उसकी मृदा, सोइल, एग्रीकल्चर, कृषि, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी जो राजनीति और इतिहास के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया था। जो इब्न बतूता के समकालीन जो स्थितियाँ थी उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया। उसका शीर्षक था रिहाला। ही हैड ग्रेट डिजायर टू विजिट न्यू प्लेसेस। उनमें नए नए क्षेत्रों को के देशों को यात्रा करने की बहुत तीव्र इच्छा थी और केवल 28 साल की उम्र में उन्होंने 1,20,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं कर डाली। तो आप देख सकते हैं कि केवल 28 वर्ष की उम्र में, जबकि एक सामान्य व्यक्ति
अपने लिए नौकरी ढूंढने में लगा रहता है। इस व्यक्ति ने 1,20,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं कर डाली केवल ये देखने के लिए कि ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाए, केवल देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए 1,20,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं कर डाली। तो उनको क्या पड़ा था कि इतनी लंबी यात्राएं करते, लेकिन ही हैड ग्रेट डिज़ायर टू विजिट न्यू कंट्रीज, इनमें इच्छा थी कि नए देशों की यात्राएं की जाए और वहाँ का जो ज्ञान है उसे एकत्रित किया जाए। He reached it in India after crossing the mountains through Afghanistan and traveled the country widely। वो भारत भी आए, इब्न बतूता भारत भी आए थे और अफगानिस्तान में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें पार करके इन्होंने भारत में प्रवेश किया और पूरे भारत भर की यात्राएं की। His description of house types and building materials in desert is very interesting and informative। उन्होंने मरुस्थलीय भागों में जो बिल्डिंग मटेरियल था, भवन निर्माण की जो सामग्री थी, उसके बारे में बहुत ही रोचक और सूचना प्रदान करने वाली जानकारी दी है। हाउस टाइप्स के बारे में और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, रेगिस्तान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और किस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है, इसके बारे में काफ़ी रोचक और सूचनाप्रद जानकारियाँ इब्न बतूता के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है। और लास्ट में है इब्न खालदून। इब्न खालदून का जो पूरा नाम था वो था अब्द अल रहमान इब्न खालदून। रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, अच्छे परिवार से थे तो उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त हुई। सर्व्ड एज असिस्टेंट एंड सेक्रेटरी टू सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और अच्छे पदों पर भी रहे, सचिव कई सरकारों में, कई प्रशासन में सचिव के पद तक भी इनकी नियुक्ति हुई। करियर वाज डिपेंडेंट ऑन द गुड विल ऑफ हिज सुपीरियर्स, और इनके जो अग्रज थे उनका इन पर हाथ रहा, काफ़ी इनके ज्ञान को सुधारने में, इनके भविष्य का निर्माण करने में काफ़ी इनके जो अग्रज थे उनका योगदान रहा। चेंज्ड जॉब फ्रिक्वेंटली व्हेन पॉलिटिकल विंड्स शिफ्टेड, और जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ताएं बदली, तो उन्होंने अपनी नौकरियां भी बदली। लेड एन एक्सट्रीमली इवेंटफुल लाइफ ट्रेवलिंग टू अमोंग अदर प्लेसेस मक्का, डेमेस्कस, पैलेस्टीन, सेविले, एंड ओकेजनली फाइंडिंग एनफ लीजर टाइम टू टीच, स्टडी एंड राइट। तो इन्होंने यात्राएं भी की और यात्राएं करने के साथ साथ इन्होंने अध्ययन का, अध्यापन का और लिखने का कार्य भी किया। इब्न खालदून जो थे वो काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि वर्सेटाइल, बहुमुखी क्षेत्र, बहुमुखी प्रतिभाओं से क्षेत्र से भरा हुआ उनका जीवन रहा। लेखन का कार्य भी किया, प्रशासन में भी रहे, उच्च पदों पर कार्य भी किया, और चूँकि अच्छे परिवार से थे इनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई और इन्होंने अध्ययन, अध्यापन और लेखन में अपना कार्य किया। और और जो इनके समय के जो शासक थे उन शासकों के समक्ष इन्होंने अपनी जो एडवेंचरस लाइफ थी, जो इनकी जो प्रतिभा थी, खोज करने की प्रतिभा थी, उसका परिचय भी उन समय के शासकों के मध्य इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से इब्न खालदून के द्वारा भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण जो योगदान था वो दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग विभिन्न विद्वानों के द्वारा, इन सभी विद्वानों का नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, और इन सभी विद्वानों ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इब्न खालदून ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था मुकद्दिमह। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको उन्होंने 6 खंडों में विभाजित किया था, और इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया, जैसे सभ्यता, भूगोल, घुमक्कड़ संस्कृति का विश्लेषण, राजवंश और राज्य, ग्रामों नगरों में जीवन, व्यवसाय और जीवन यापन, विज्ञानों का वर्गीकरण आदि चीज़ों के बारे में मुकद्दिमह में उन्होंने बताया। इब्न खालदून, ऐसा माना जाता है कि इब्न खालदून एक अंतिम विद्वान ही माने जाते हैं अरब विद्वानों में, जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र के भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। तो इब्न खालदून का जो स्थान है वो अंतिम है। अंतिम से तात्पर्य है कि वो लास्ट
अंतिम विद्वान थे अरब विद्वानों में, जिसके बाद कोई उल्लेखनीय योगदान भूगोल के विकास में अरब विद्वानों के द्वारा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इन सभी विद्वानों के द्वारा भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इनके अलावा भी कई विद्वान थे जिन्होंने अपने भौगोलिक ज्ञान के विकास में, भौगोलिक ज्ञान पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ भौगोलिक ज्ञान कहना यहाँ पर संकुचित होगा, ज्ञान के विविध क्षेत्रों के विकास में इन्होंने योगदान प्रदान किया है। अल मसूदी है, अल बरूनी है, अल इदरिसी है, इब्न बतूता है, इब्न खालदून है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों का यहाँ योगदान हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रश्न बन सकता है वो कई तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बड़ा प्रश्न ये बन सकता है कि अरब भूगोल वेताओं ने भूगोल की किन किन शाखाओं के विकास में योगदान प्रदान किया। किसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं कि भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में अरब विद्वानों के द्वारा योगदान दिया गया है, जिसमें कई सारी शाखाएं थी। रीजनल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी है, इसके अलावा कॉस्मोलॉजी है। तो इन सभी प्रोजेक्शंस है, प्रक्षेपों के निर्माण में भी काफ़ी अधिक योगदान अरब विद्वानों के द्वारा दिया गया था। तो ये भी हम उसमें लिख सकते हैं, तो ये क्रमशः इसमें आएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जिनमें एक एक विद्वान के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे अल मसूदी के द्वारा भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया गया, अल बरूनी के द्वारा क्या योगदान दिया गया, अल इदरिसी के द्वारा क्या योगदान दिया गया, इब्न बतूता के द्वारा क्या योगदान दिया गया। तो पर्टिकुलर एक विद्वान के बारे में भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न। और ओवरऑल अरब भूगोल वेत्ताओं का भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा, उसके बारे में भी प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न यहाँ पर एक और ही बनता है कि अरब काल में भूगोल के विकास, ज्ञान के विकास में जितनी प्रगति, उसके क्या कारण रहे, वो हमने शुरुआत में ही पढ़े थे। व्यापार का विकास होना, व्यापार मार्गों का विकास होना, लंबी लंबी यात्राएं, विभिन्न देशों की विजय, भारतीय सभ्यता संस्कृति से संपर्क, नए क्षेत्रों के बारे में जानने की इच्छा। तो ये सभी ऐसे कारक थे जिन्होंने अरब काल में ज्ञान के या भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो टॉपिक था अरब भूगोल वेत्ताओं का भूगोल के विकास में योगदान, वो ख़त्म हुआ। आपको कुछ इसमें डाउट्स हैं तो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त हो सके। धन्यवाद।